बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं, साथ ही मिलवाते हैं किसी न किसी सफल किसान से। ये तमाम जानकारियां आपको विभिन्न सेगमेंट्स के जरिए दी जाती है। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान। आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे भाग खेती किसानी में फोर्टिफाइड चावल से। इसके अलावा हमारा पशुधन में बताएंगे कि किस तरह से आप नवजात दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। मिलवाएंगे कामयाब किसान में एक सफल उद्यमी संगीता तोमर से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सरकार की एक अहम पहल के बारे में, जिसके तहत अब आपके रसोई घर में आसानी से फोर्टिफाइड चावल पहुंच सकेगा। जी हां, आपको ध्यान ही होगा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फोर्टिफाइड चावल का जिक्र किया था। अब इस घोषणा को अमल में लाया जा रहा है और तमाम सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। इसके जरिए कुपोषण की समस्या से निजात भी मिल सकेगी। तो आइए जानते हैं कि ये फोर्टिफाइड चावल क्या है और किन योजनाओं के तहत ये आपको आसानी से मिल सकता है। लोगों को बेहतर पोषण मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है। इसी पहल में अब एक कदम और बढ़ाया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में मिड डे मील और राशन में फोर्टिफाइड राइस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इस राइस के बारे में। फोर्टिफाइड चावल का मतलब है पोषक युक्त चावल। इस चावल में सामान्य चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ज्यादा होता है। इसके अलावा जिंक, विटामिन A, विटामिन B वाले फोर्टिफाइड चावल भी तैयार किए जाते हैं। हालांकि देखने में ये आम चावल की तरह ही होते हैं, लेकिन स्वाद और पोषण के हिसाब से ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। इसीलिए इसे जल्द से जल्द आहार में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS, समेकित बाल विकास सेवा ICDS, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी PM पोषण व अन्य कल्याण योजनाओं यानी OWS में 2024 तक व्यवस्थित तरीके से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत करीब 2700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष रहेगी। इसे सफल बनाने के लिए 3 चरण तय किए गए हैं। मार्च 2022 तक पूरे भारत में ICDS और PM पोषण को कवर करना, जो कार्यान्वयन के अधीन है। पहले चरण के साथ साथ मार्च 2023 तक सभी आकांक्षी और स्टंटिंग की समस्या से व्यापक रूप से प्रभावित जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाएं। दूसरे चरण के साथ साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर करना। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर
मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियां पहले से ही फोर्टिफाइड चावल की खरीद में लगी हुई हैं और अब तक आपूर्ति एवं वितरण के लिए लगभग 88.65 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल की खरीद की जा चुकी है। इस पहल की शुरुआत उस समय ही हो गई थी जब माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को अपने संबोधन में चावल के फोर्टिफिकेशन के बारे में घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण से मुक्ति और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण प्रदान किया जा सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में हर दूसरी महिला अनिमिक है, हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है और हर चौथा बच्चा कुपोषित है। इसे दूर करने के लिए खाने में इन तत्वों की आवश्यक मात्रा में सप्लाई मिलनी चाहिए। वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा। राइस फोर्टिफिकेशन की इस प्रक्रिया में मानव शरीर के लिए आवश्यक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की आपूर्ति हो सकेगी। तय निर्णय लिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा केंद्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले 100% चावल को माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करने के उपरांत ही पूर्ति की जाएगी, उसकी आपूर्ति की जाएगी। हालांकि इससे पहले साल 2019-20 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और वितरण पर केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना को 3 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था, जिसमें देश के करीब 11 राज्यों ने प्रायोगिक योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों प्रति राज्य एक जिला में फोर्टिफाइड चावल का सफलतापूर्वक वितरण किया। तो जाना आपने विस्तार से फोर्टिफाइड चावल के बारे में और इसके वितरण से जुड़ी सरकारी योजना के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट हमारा पशुधन और जानेंगे कि किस तरह से आप नवजात दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जगह को चमकाना है, स्वच्छता को अपनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। चलिए स्वच्छता की बयान हमारे साथ, सरकार आपके साथ में। इस शनिवार 16 अप्रैल रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस माह की रौनक से जगे भाग हमारे, रहमत से भरे आए नजर चांद सितारे। 2 लफ्ज़ हमारे यहाँ भारत में, एक लफ्ज है सूफी और दूसरा लफ्ज है जोगी। उसके माना और उसकी एक्टिविटी, उसका इस्तेमाल और उसकी लाइफ जो वो गुजारते हैं, वो दोनों एक ही जैसे होते हैं। डीडी उर्दू के साथ कीजिए हर रोजे का आगाज। देखिए शान रमजान रोजाना शाम 6 बजे, सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए आज हम बात करते हैं नवजात दुधारू पशुओं के बारे में। इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, तभी ये दुधारू पशु जो आज बछड़े हैं कल एक स्वस्थ गाय का रूप ले सकेगी। और ऐसे में इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। जानेंगे कि उनके आहार की व्यवस्था आप किस तरह से करें और साथ ही टीकाकरण को लेकर अहम जानकारी भी आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में।
पशुपालन में उत्पादन भी बढ़ता रहे और पशुधन में इजाफा होता रहे, इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि मौसम में बदलाव के साथ पशुओं की बेहतर देखभाल करें। साथ ही छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन इसकी तैयारी तब से ही कर लेनी चाहिए जब पशु गाभिन होता है, क्योंकि स्वस्थ पशु से ही स्वस्थ बच्चे की कामना की जा सकती है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि गाभिन पशु से लेकर नवजातों की विशेष देखभाल करें, साथ ही आवास में बेहतर प्रबंध करें और किन बातों पर बारीकी से ध्यान दें, जानते हैं विशेषज्ञ की राय। सबसे पहले किसान भाइयों को ध्यान देना है जब नवजात पशु पैदा होता है तो उसके रख रखाव के बारे में, क्योंकि रख रखाव जो पहला मंथ होता है, पहले महीने में अगर रख रखाव अच्छे तरीके से नहीं किया जाए तो उसकी गुणवत्ता जो है वो घट जाती है, उसका जो दूध का उत्पाद है बछिया का वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें उसका प्रबंधन उस समय पे ज़रूरी है, और ना कि इसकी जो शुरुआत है वो उसके पैदा होने से होती है। ये जो इसकी शुरुआत है वो जब गर्भ में शिशु होता है, जो बच्चा है वो जब गर्भ में होता है तो वहीं से उसकी शुरुआत जो है हो जाती है। वहीं पे आपको उसके प्रबंधन का ध्यान रखना है, जो मादा है उसका ध्यान रखना है, मादा के आपने पोषण का ध्यान रखना है, मादा को पर्याप्त मात्रा में मिनरल मिक्सचर जो है वो खिलाना है, और आपने ज़रूरी तौर पे ये ध्यान देना है कि जो कैल्शियम है वो पहले 2 ट्राइमेस्टर में पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, ताकि मिल्क फीवर जैसे जो रोग हैं वो ना हो पाए। तो इसीलिए आपने मेरे किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि जो मादा है उसका पर्याप्त मात्रा में उसे मिनरल मिक्सचर खिलाएं और उसका ध्यान रखें। 40 ग्राम जो है डेली फीड में मिनरल मिक्सचर को अपने फीड में जो है ऐड करें। और जैसे ही नवजात शिशु पैदा होता है, नवजात बच्चा जब पैदा होता है तो उसे मादा को चाटने दीजिए, ताकि जो खून का संचार है वो सुचारू रूप से हो सके, और उससे एक तो मिल्क लेट डाउन जो है वो भी होता है। बदलते समय में नवजात की कैसे देखभाल करें, आइए ये भी जान लेते हैं। आप देखते हैं कि कुछ बीमारियां जो हैं नवजात को वो ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं। उन बीमारियों से लड़ने के लिए आपको प्रबंधन जो है बछड़े का वो अच्छे से करना है। आपने उसका जो शेड है उसको हवादार रखना है, खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो पूरब की तरफ खुलने चाहिए, ताकि जो विटामिन डी है उसे पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है वो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे उसे, इतनी ज़्यादा तापमान ना बढ़ जाए। और जो आप उसे नवजात को खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, वो आपने उसके शरीर के तापमान के बिल्कुल बराबर में देना है, या जो आपके रूम टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर होगा, जो शेड का टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से आपने उसे देना है। नवजात को रोगों से बचाने में टीकाकरण का अहम रोल होता है, लेकिन कब से लगवाने चाहिए टीके, जानते हैं विशेषज्ञ से। जो टीकाकरण है वो जैसे ही 4 महीने का हो जाएगा तो पहला टीकाकरण आपकी बछिया को होता है। आपकी बछिया को पहला टीकाकरण ब्रुसेलोसिस का लगता है, और ये ब्रुसेलोसिस जो है ये ना कि सिर्फ जानवरों में, ये इंसानों में भी पाई जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये बीमारी आपके शेड में ना आ पाए, और ये ना कि सिर्फ एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलती है और ये इंसान में भी फैलती है। तो आपने अपना भी ध्यान रखना है और अपने पशु का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपने जैसे ही 4 महीने का पशु होता है तो उस समय पे आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर ब्रुसेलोसिस का टीका करवाना है, जो कि भारत सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में टीका लगवा रही है। तो कृपया करके आप अपने नज़दीकी के पशु चिकित्सा केंद्र में जाइए और इस सेवा का लाभ उठाइए। इस तरह देखा जाए तो ये छोटे बच्चे डेयरी व्यवसाय में विकास की भूमिका सुनिश्चित करते हैं। इनके बेहतर स्वास्थ्य से ही पशुधन में इजाफा होना संभव होता है। साथ ही इस नई पीढ़ी से भरपूर उत्पादन मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि इन पर खास ध्यान दें। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है।
पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल महिला उद्यमी से हमारे अगले सेगमेंट कामयाब किसान में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से। सभी औलाद आदम हैं, सभी का हक भी यकसां है। किसी भाई से उसका माल जबरन छीन मत लेना। जो हमारा कल्चर है, आसपास के जो लोग हैं, उनके साथ हम अपने आप को कैसे रिलेट कर रहे हैं? तुम ही बतलाओ, किसे जाके पुकारे ख्वाजा। हिंदुस्तान में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात तो डेफिनेटली करते हैं। मंशा खुदाबंदी है कि उसके बंदे आपस में मोहब्बत के साथ रहें। हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहिए। डीडी उर्दू के साथ कीजिए हर रोजे का आगाज। देखिए शान रमजान रोजाना शाम 6 बजे, सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान। आपने गुड़ तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने फ्लेवर्ड गुड़ के बारे में सुना है? जी हाँ, ये गुड़ कई तरह के फ्लेवर्स में भी आ सकते हैं। मैंगो गुड़, चॉकलेट गुड़ या फिर तिल गुड़। हो गए ना हैरान? जी हाँ, ये संभव है और कुछ ऐसा ही कर रही हैं हमारी आज की सफल महिला उद्यमी संगीता तोमर। आइए जानते हैं कि किस तरह से एक नई सोच ने और इनके जज्बे ने इनको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। भारत का ज्यादातर गुड़ यूपी बिहार में बनाया जाता है। वजह साफ है कि ये गन्ना प्रमुख राज्य हैं। यहाँ के कई जिलों के किसान गन्ना उत्पादन में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ के किसान और व्यवसायी गुड़ बनाने का काम भी कर रहे हैं। और अब इस क्षेत्र में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं अपने हुनर से कई फ्लेवर में गुड़ बना रही हैं। एक अनुमान की माने तो इस समय यहाँ करीब 150 प्रकार का गुड़ तैयार किया जाता है और इनकी मांग इतनी रहती है कि ज्यादातर गुड़ निर्यात कर दिया जाता है। ऐसी ही एक महिला उद्यमी से पूसा मेले में हमारी मुलाकात हुई। क्या है उनके गुड़ की खासियत, इस बारे में हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने उनसे बात की, जो इस समय मैंगो गुड़, चॉकलेट गुड़, तिल गुड़, अजवाइन गुड़, शक्कर खांड, विनेगर जैसे उत्पाद बना रही हैं। मीठे से जुड़ी एक और व्यंजन के बारे में बात करेंगे और वो है गुड़। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम संगीता तोमर और मैं गांव रसूलपुर जाटान मुजफ्फरनगर से आए हैं हम लोग। और हमारा ये गुड़ का स्टॉल हमने यहाँ लगाया पूसा इंस्टीट्यूट में। और मैम, आपके पास कितने तरह के गुड़ हैं? हमारे पास मैम मैंगो गुड़ है, चॉकलेट गुड़ है, तिल गुड़ है, सौंफ एंड सौंठ गुड़ है, अजवाइन गुड़ है और हमारे पास गुड़, शक्कर और खांड
और विनेगर, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इन सब चीज़ों की कॉस्ट क्या रहती है? अलग अलग फ्लेवर्स की अलग अलग कॉस्ट होती है? हाँ जी मैम, जैसे ड्राई फ्रूट गुड़ हमने बनाया है तो उसमें ड्राई फ्रूट की कॉस्ट पे भी निर्भर करता है कि उसकी हम कॉस्ट क्या रखें। बाकी जैसे हमने चॉकलेट में चॉकलेट ही डाली है तो वो उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ती है कि उसका क्या लागत आएगी। उस तरह से हम उसकी लागत निकाल के फिर उसका रेट हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या रेट रखना है उस चीज़ों का। तो आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली? ट्रेनिंग तो मैम हमारे तो पुराने ज़माने में मेरे बाबा जी और मेरे फादर, हमारा कोल्लू तो शुरू से रहा था, क्रेसर था, फिर बीच में बंद हो गया था। फिर धीरे धीरे मुझे और मेरे भाई को लगा कि मुजफ्फरनगर में हमने जब कोल्लू शुरू किया था तो मुजफ्फरनगर में मेरठ में हमारी एक दुकान थी, वहाँ पे हमने जैसे दुकान शुरू की थी तो वहाँ गुड़ हमारा बहुत बढ़िया सप्लाई हो रहा था। तो हमें लगा कि क्यों ना हम फिर से गुड़ के उसमें उद्योग में जाएँ और फिर से हम शुरू करें। तो हमने ये फिर अपना काम हमने शुरू कर दिया। भारत सरकार की तरफ से आपको कोई पुरस्कार मिला है? हाँ जी मैम, मुजफ्फरनगर में गुड़ महोत्सव हुआ था तो वहाँ पे मुझे मतलब बहुत सम्मानित किया था। महिला होने के नाते उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और मुजफ्फरनगर में ही हमारा जो नारी शक्ति सम्मान, उससे भी मुझे सम्मानित किया गया था मुजफ्फरनगर में। उसके बाद हमने जो लखनऊ में जो हुआ था गुड़ महोत्सव, वहाँ भी हमें मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे सुरेश राणा जी जो शुगर केन मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे योगी जी से मिलाया। योगी जी ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया तो बहुत अच्छा लगा। तो भारत सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट हमें मिला है। सालों से बंद हो चुके उनके इस व्यवसाय को फिर से जीवंत करने के लिए संगीता जी ने काफी मेहनत की है और उन्हें इस मेहनत का फल भी मिला है। आज उनके उत्पाद की बाजार में अच्छी खासी मांग है। उनके इस कार्य के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। उनकी सफलता को देखते हुए आज कई महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। रसोई के जायके को अगर व्यवसाय की महक के साथ सजाया जाए तो आत्मनिर्भर होना कोई बड़ी बात नहीं। संगीता जी जैसी महिलाएं न सिर्फ स्वाद में कुछ नया कर रही हैं, बल्कि वो उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनकर उभर रही हैं जो अपने सपनों को चार दीवारी में कैद किए हुए हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां आपको मिली, हमें उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस कार्यक्रम को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और देख सकते हैं आप कार्यक्रम गांव किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।